नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी का राज्यसभा के लिए नामांकन में जेपी नड्डा की गुजरात से दावेदारी। गुजरात के महसाणा में रंजीत बिल्डकॉन का ब्रिज 10 सालों में खस्ताहाल, आवाजाही के लिए बंद। वडोदरा कॉर्पोरेशन बार बार जब्त करता है गरीबों के ठेले, पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर ठेले शुरू। सत्ताईस फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों का ऐलान भाजपा और कांग्रेस की ओर से किया गया है। सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने आज बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। गांधी परिवार में इंदिरा के बाद सोनिया राज्यसभा जाने वाली दूसरी सदस्य होंगी। कांग्रेस ने 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। इसमें 4 राज्यों से 4 प्रत्याशियों के नाम हैं। राजस्थान से सोनिया गांधी के अलावा हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर भाजपा ने भी आज बुधवार को 2 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 5 नाम ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। वैष्णव को ओडिशा में बीजेडी ने समर्थन का ऐलान किया है। इसके बाद आज दोपहर 7 नामों की दूसरी लिस्ट आई। इसमें गुजरात से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जशवंत सिंह सलाम सिंह परमार का नाम शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3 नाम शामिल हैं। इनमें 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व सीएम अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और अजित गोलछड़े का नाम शामिल है। भाजपा ने अब तक 26 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने 11 फरवरी को 7 राज्यों से 14 लोगों के नाम की घोषणा की थी। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। गुजरात के महसाणा में रंजीत बिल्डकॉन द्वारा बनाए गए अंबेडकर ब्रिज पर 3 फीट जितना गड्ढा पड़ जाने से ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात में विकास कार्यों के नाम पर हर शहर में ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रिज की गुणवत्ता ऐसी होती है जो सुविधा देने के बजाय लोगों की जान पर खतरा बन जाती है। कुछ ऐसा ही महसाणा के अंबेडकर ब्रिज पर देखने मिल रहा है, जहां ब्रिज पर 3 फीट जितना गड्ढा पड़ जाने से ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस ब्रिज की गुणवत्ता पर बार बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मरम्मत नहीं किए जाने से अब आखिरकार ब्रिज बंद करने की नौबत आई है। फिलहाल ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस बंदोबस्त कर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये ब्रिज जब से बना तब से विवादों में ही रहा है। कई बार इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं और सड़क बैठने तक की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी मरम्मत कर ब्रिज को नागरिकों के हवाले कर दिया जाता है, जिस पर स्थानीय निवासी कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। इस मामले रोड एंड बिल्डिंग विभाग के अधिकारी DR पटेल ने कहा कि मरम्मत की कार्यवाही के लिए फिलहाल ब्रिज को बंद किया गया है। विशेषज्ञों की सलाह के तहत ब्रिज का रिनोवेशन कर उसे लोगों के लिए खोला जाएगा। आ ब्रिजना जे ऊपर रिसर्फेसनी कामगीरी करवानी हती ए हाल पूरती पेन्डिंग करीने पहला तो आ जे एक्सपान्सन जोइंटने जे गेप थई छे एने ब्रिज एक्सपर्ट बोलावीने तात्कालिक रिपेर करवामां आवशे अने त्यारबाद समग्र ब्रिजनुं जे रिनोवेशननुं कामगीरी छे एने हाथ धरी पूर्ण करीने रस्ताने ट्राफिकेबल करवामां आवशे। ब्रिज 2014 में बनायेलो छे અને ત્યાર પછી બ્રિજની અંદર 7 વર્ષ પછી જે રીસર્ફેસનો જોબ નંબર આવ્યો હતો એમાં જે રેલવેનો પોર્શન અને વચ્ચે સ્ટેટ અને રેલવેના શેરિંગથી જે આ બ્રિજ થયો એટલા ભાગમાં અમે સ્પેશિયલ માસ્ટિક આસ્ફાલ્ટ કરવાના હતા, પણ હવે જે આ જોઈન્ટ અને સ્લેબની જે ડેમેજની પ્રોસેસ છે એ હવે મેં એક્સપર્ટના જોડે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લઈ અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરીશું। બ્રિજ તો હવે એ ખ્યાલ નથી કે 2014ની અંદર બનાવ્યો હતો, એ રેકોર્ડ ઉપર ખાતરી કરીને તમને કહેવામાં આવશે। બ્રિજની ગુણવત્તા બાબતે તો બીજા તો જોઈન્ટ બરોબર છે, પણ આ એક એક્સપાન્શન જોઈન્ટ ખુલેલો છે એટલે એ એક્સપર્ટ અમારી ઓથોરિટી જોડે
નિર્ણય કરવામાં આવશે. એટલે બ્રિજના બીજા ભાગની પણ જે સેન્ટ્રલ પાર્ટ છે એ સેન્ટ્રલ પાર્ટની અંદર વારે વારે પાણી ભરાવાના લીધે જે ઉપર જે રીસર્ફેસની કામગીરી કરી હોય એની ડામર જ ઉખડતો હતો. સ્લેબનો કોઈ પાર્ટ્સ ડેમેજ થયેલો નહોતો. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું લાગે છે કે આના એક્સપર્ટનો ઓપિનિયन લેવો જરૂરી છે. गुजरात सरकार की सड़क और मकान विभाग द्वारा 2014 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिज का निर्माण रणजीत बिल्डकॉन द्वारा किया गया था। ब्रिज बनाने वाली ये कंपनी हमेशा ही हल्की गुणवत्ता की ब्रिज बनाने की आदी रही है। 2022 में कंपनी द्वारा मेहसाणा की रूपेण नदी पर बनाया गया ब्रिज बैठ गया था। रणजीत बिल्डकॉन का ब्रिज अहमदाबाद में भी धराशायी हो गया था और अब कुछ ही सालों में मेहसाणा के अम्बेडकर ब्रिज की भी कुछ यही स्थिति है। ऐसे में रणजीत बिल्डकॉन पर भी सवालिया निशान उठना लाजमी है। गुजरात के वडोदरा में गेंडा सर्कल पर बार बार कॉरपोरेशन की कार्यवाही का भोग बनने वाले ठेले वालों ने आज अनोखी कोशिश के साथ अपने ठेले फिर से शुरू कर दिए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में तरह तरह के नियमों के तहत छोटे छोटे लोगों को कॉरपोरेशन द्वारा अक्सर परेशान किया जाता है। गेंडा सर्कल निकट भी कुछ ठेले वाले खड़े रहते थे, खाने पीने की अपने ठेले लेकर उन्हें हटा दिया गया था और न्यूसेंस क्रिएट होने की बात कही गई थी। करीबन 1 महीने पहले उनकी लारियां जो थी, उनके ठेले जब्त कर लिए गए थे और अब 500 मीटर छोड़कर इन ठेले वालों ने अपने आप पूजा कर उनके ठेलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र लगाकर अपने ठेले शुरू कर दिए हैं। यहाँ जो ठेले वाले हैं वो इसी पर अपना गुजरान चलाते हैं और एक एक ठेले पर 3-4 लोग काम करते हैं। ऐसे में कई परिवारों को खाने पीने तक की दिक्कतें आ रही थी और उसी के चलते गांधी मार्ग अपनाते हुए इन ठेले वालों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर पूजा कर अपने ठेलों को गेंडा सर्कल से 500 मीटर की दूरी पर फिर एक बार शुरू कर दिया है। वडोदरा शहर में सालों से स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाने की बात हो रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और इसी तरह जगह जगह जो ठेले वाले खड़े रहते हैं उन्हें परेशान किया जाता है और उसी के चलते आज अलग अलग ठेलों पर, सभी ठेलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरह तस्वीर लगाकर इन ठेलों को शुरू कर दिया गया है। ये लोग खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं और उसी पर अपना गुजरान चलाते हैं और उसी के चलते गांधी मार्ग अपनाते हुए इन ठेले वालों ने प्रधानमंत्री मोदी के चित्र लगाकर अपने अपने ठेले शुरू कर दिए हैं। अगर मैं आपको सड़क दिखाऊं तो ये गेंडा सर्कल से एलंबिक की ओर जाने वाली सड़क है, जहां साइड के किनारे इन ठेले वालों ने अपने अपने ठेले लगा दिए हैं। अब कॉरपोरेशन इन पर क्या कार्रवाई करता है ये तो आगे की बात है, इन्हें यहाँ खड़े रहने देता है कि नहीं वो भी आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इन ठेले वालों ने अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाकर अपने ठेलों की शुरुआत कर दी है। ऐसा ही एक डोसा का ठेला चलाने वाले भैया हमारे साथ है। कितने वक्त से आप लोग यहाँ गेंडा सर्कल पर खड़े रहते थे और आपको हटा दिया गया? मैडम 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। उसके बाद अभी तो 1 महीने से रारी बंद है हमारे लोग की, 4-5 बार उठा लिया है ऐसा। कितने लोग हैं परिवार में? 4 जन। 4 लोग। तो ये 1 महीना जब बंद रहा तो किस तरह की हालात रहे घर में? अभी तो कुछ नहीं, 1 महीने से बंद है तो अभी कुछ नहीं। अभी देख, बहन एक जॉब पे जाती है, सिस्टर, उसके ऊपर चल रहा था। अभी कौन कौन है घर में? मैं हूँ, मम्मी है, 2 बहन है, पापा नहीं है। पापा नहीं है, जिम्मेदारियां हैं सर पर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कॉरपोरेशन से? કોર્પોરેશનને મને એટલું જ કહેવું છે કે હવે અમારે ધારી ના હટાવવા જાય, આના પર જ અમારું ઘર ચાલે છે। खाने पीने के ठेले वडोदरा में जगह जगह लगते हैं और उन पर कार्यवाही भी होती है। इस बार इन ठेले वालों ने आखिरकार 1 महीने बाद फिर से अपना ठेला लगा लिया है और इस बार उनकी क्या इन 1 महीने में उनको क्या दिक्कतें आई? आप कितने वक्त से यहीं खड़े रहते हैं भैया? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कॉरपोरेशन ने आपको क्या कह के हटा दिया? कॉरपोरेशन ने हमारे को ऐसा बोला कि सामने जगह दे गए या अपने सर्कल है, सर्कल से 100 मीटर दूर जाओ। हम अभी 500 मीटर दूर आ गए हैं, फिर भी देखो क्या होता है। हम तो 1 महीने से घर पे बैठे, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है, लोन भी नहीं भर सकते, मकान की लोन है, बच्चों का खर्चा नहीं, ये सब बहुत
अगरा पड़ रहा है, ब्याज पे लेके घर चला रहे हैं। कितने लोग हैं भैया घर में? 5 गए। कैसे इन जब काम नहीं होता है तो कैसे फिर घर चलाते हैं? अब इधर उधर से लेके नहीं चलाना पड़ता है, थोड़ा रिश्तेदारी से नहीं ये वो सब, तो 15-20 दिन तो निकल गए, अभी चालू होगी। फिर ये छेले हमारे को इधर आना ही पड़ा, कोई अभी जो होगा वो करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कॉरपोरेशन से? कॉर्पोरेशन तो हमारे को हैरान करती है, पर हम बोलते नहीं हैरान करें, नहीं हम उनके जो भी काला कानून है वो संभालेंगे। बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं की बिक्री कर अपने परिवार को पालते पोसते हैं और बच्चों की फीस देकर उन्हें पढ़ाते हैं। उन्हें अच्छी जगह देने के बजाय कॉरपोरेशन अक्सर उन्हें परेशान करती है। अब इन्होंने 500 मीटर दूर अपने ठेले लगा लिए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। कितने सालों से आप यहीं ठेले लगाते थे इसी इलाके में? हम 15 से 20 साल से गेंडा सर्कल पे धंधा कर रहे हैं। नगर पालिका को 1000 रुपये का जो भुगतान करते हैं हम रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी नगर पालिका हमको परेशान कर रही है। और अभी हम लोगों ने 1 महीना 6 दिन के लिए लारी बंद रखा है। नगर पालिका सब हमारा सामान उठा के ले गई थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ चालू करा है, और जो गेंडा सर्कल से जो परिपत्र है कॉरपोरेशन का 100 मीटर का दूरी का, हमने 500 से 700 मीटर दूरी पर धंधा लगाया है। और निवेदन यही है कि कॉरपोरेशन अब हमको धंधा करने दे। जो मोदी साहब कहते हैं कि मेरी गारंटी, अब उनकी गारंटी पे ही हमने धंधा चालू किया है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों लगाई है ठेलों के आगे? मैडम, और किसी पे विश्वास ही नहीं रहा, कोई नेता पे विश्वास नहीं है, कोई अधिकारी पे विश्वास नहीं है। मोदी साहब हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, तो हमें ठेला उनके विश्वास पे ही लगाया है। अगर अब नगर पालिका लारी ले जाती है तो हम समझे कि मोदी साहब से भी वो ऊपर हैं, यानी मोदी साहब भी उनके सामने कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक ठेले वालों ने खेला है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, देश भर में गारंटी दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं। तो इन ठेले वालों की, इन छोटे छोटे व्यक्तियों की, जो भारत देश के नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन उठाएगा? उनकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री मोदी को उठानी होगी, और इसीलिए आज ठेलों के बाहर ये तस्वीरें लगी है। लोकसभा चुनाव का साल है और लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में एक एक व्यक्ति को नाराज करना काफी भारी पड़ सकता है। कुछ ठेले वालों ने आज प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर अपने ठेले शुरू कर दिए हैं और उन्हें आशा है कि अब उन्हें नहीं हटाया जाएगा। ऐसे ही एक और भैया हमारे साथ है। कितने सालों से इसी इलाके में ठेला लगाते हैं? 22 साल से। 22 साल से। और कॉर्पोरेशन ने क्या कहकर आपको हटा दिया? 8 महीना कह के हमको इस तरह हटा दिया कि मतलब ये स्मार्ट रोड है इसलिए हटा दिया गया सर। और कहा था कि आपको कहीं और जगह दी जाएगी? हाँ कहा गया था, लेकिन जहाँ जगह दिया गया वहाँ धंधा चला नहीं सर। अच्छा। हाँ। पिछले कितने वक्त से घर पर बेरोजगार थे आप लोग? 3.5 महीने से। क्या कैसे 3.5 महीने में परिवार कैसे चलाया? बहुत तकलीफ हुई सर। अब हम किसी तरह पागल की तरह घूम रहे थे, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत इस तरह से तकलीफ है कि ना खाने को ठिकाना है और ना हमारे पास, हमारे जितने आदमी हैं सब भूखे मर रहे थे। कितने आपके ठेले पे कितने लोग काम कर रहे थे? 6 आदमी काम कर रहे थे। 6 लोगों का सभी परिवार का यही चलता है गुजरान? इसी से चलता रहा था। घर में बच्चे हैं, कैसे फीस भरते थे? अरे फीस नहीं भर पाए, हमारी लड़की को निकाल दिया गया स्कूल। कहाँ से निकाल दिया गया? ये मेस में से। क्या कहना चाहेंगे कॉर्पोरेशन से? हमें धंधा करने दिया जाए बस, और कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए सरकार के पास अलग अलग योजनाएं हैं और उन योजनाओं के अमलीकरण की बातें हो रही है, लेकिन छोटे छोटे व्यक्तियों को अलग अलग नियमों के तहत उनके रोजगार से दूर किया जा रहा है। ये शायद ठीक नहीं है। कहाँ तो उनके लिए सही जगह करनी चाहिए, सही इंतजाम करना चाहिए, तभी ये हर एक व्यक्ति ईमानदारी से और हर एक व्यक्ति सर उठाकर जी सकता है। पिछले कई वक्त से वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार इन ठेले वालों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आखिरकार कुछ नहीं होने पर इन्होंने अपनी मर्जी से ठेले लगा दिए हैं। और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई है कि शायद इन तस्वीरों को देखकर उन पर कार्यवाही नहीं होगी। कमलेश भाई, आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाने से ठेले नहीं हटेंगे? ચોક્કસથી પહેલે તો માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબ સ્વનિધિ યોજના હેઠળ તમામ લારી ધારકોને લોન પણ આપી રહ્યા છે। સાથે જે કહેવાય છે કે ગેરંટીની વાત હોય તો હાલમાં તો લાગી રહ્યું છે કે વડોદરા શહેરની અંદર નહીં પણ પૂરા ભારતની અંદર, પૂરા વિશ્વની અંદર
મોદીની જ ગેરંટી ચાલતી હોય છે, ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું પોસ્ટર લગાવીને અમે વડોદરા કોર્પોરેશનને વિનંતી કરી છે કે આ લારી ધારકો પોતે જે કહેવાય છે કે બેરોજગાર થઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે જે કહેવાય છે કોર્પોરેશનના નિયમ પ્રમાણે 500 મીટરથી દૂર રાખવાનું, 500 મીટર કરતાં પણ અમે 1000 મીટરની દૂરી પર આ લારીઓ લગાવી છે અને વારંવાર કોર્પોરેશનમાં જે કહેવાય છે દબાણ શાખાની ટીમ આ લોકોને હેરાનગતિ કરી હતી, ત્યારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને અમે જે લારી ધારકો દ્વારા માફીપત્ર પણ આપ્યું છે, સાથે એના સ્થાનિક ધારાસભ્યને પણ માફીપત્ર આપ્યું છે અને આ જે લારી એક લારી પર લગભગ 5 થી 7 જણા 7 વ્યક્તિઓનું ગુજરાન ચાલી રહ્યું હતું, એટલે ખાસ કરીને VNM ન્યૂઝના માધ્યમથી અમે હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ કે મોદી સાહેબ આટલું સરસ કામગીરી કરતા હોય તો વડોદરા કોર્પોરેશને સાથે વડોદરા શહેરના નેતાઓએ પણ તેઓનું જે પ્રેરણા લેવી જોઈએ, કારણ કે મોદી સાહેબ આજે વિશ્વની અંદર વિખ્યાત છે, ત્યારે જે કહેવાય છે વડોદરા શહેરની અંદર જ્યારે નામ ખરાબ થતું હોય ત્યારે આજે મોદીની ગેરંટી અમે લોકોએ લગાવી છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે હવે આ લારીઓને કોઈ પણ અડચણ નહીં આવે અને જો અડચણ આવશે તો અમને એવું લાગશે કે મોદીથી પણ ઉપરી વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશન અથવા વડોદરા શહેરના જવાબદાર હોય તેવું પણ લાગે છે. વડોદરામાં વર્ષોથી સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનો અમલ નથી થઈ રહ્યો, એના વિશે શું કહેશો? ચોક્કસથી વડોદરા શહેરની અંદર એક જગ્યાએ દબાણ નથી, આવા તો ઘણી બધી જગ્યાએ દબાણ છે, પરંતુ વડોદરા શહેરની મન મરજી પ્રમાણે લારીઓ ઉઠાવવાની, લારીઓ છોડવાની, એટલે કંઈક ને કંઈક સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસી પણ અમલવારી કરવી જોઈએ, સાથે લારી ધારકોને લાયસન્સ પણ આપવા જોઈએ, પરંતુ વડોદરા શહેરનું તંત્ર ખાડે ગયું છે, જેના કારણે લારી ધારકો પુષ્કળ પ્રમાણમાં હેરાનગતિ વેઠી રહ્યા છે. અવારનવાર તમે જોશો કે રોજે રોજ દબાણ શાખાની ટીમ પહોંચી જતી હોય છે, લારી ઉચકી જતી હોય છે, 2500-5000 રૂપિયા દંડ ફટકારે છે, એટલે લારી ધારકો તમામ રીતે બેરોજગાર થતા હોય છે. એટલે ખાસ કરીને આપણા મીડિયાના માધ્યમથી અમારી અપીલ છે કે લારી ધારકો માટે જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનો અમલ કરવો જોઈએ અથવા વૈકલ્પિક જગ્યા કોર્પોરેશને નિમાવીને આ લોકોને જે તે જગ્યાને સ્થળાંતર કરવું જોઈએ, કારણ કે અવારનવાર એમની મનમરજી પ્રમાણેથી આજે સયાજીગંજમાંથી ઉચકે છે, ગઈકાલે આમાંથી ઉચકે છે, આ વિસ્તારમાંથી ઉચકે છે, એટલે કંઈક ને કંઈક કોર્પોરેશન એક જાતની આવક ઊભી કરી રહ્યું હોય તેમ પણ લાગી રહ્યું છે. वडोदरा में जहाँ जहाँ ठेले वाले खड़े रहते हैं या जमीन पर भी ठेले लगाकर अपना रोजगार करते हैं, उनसे कॉरपोरेशन पैसा लेता है, वहाँ खड़े रहने का बाकायदा पैसा लिया जाता है और उसके बावजूद जब मर्जी आए, जब उन पर ऊपर से प्रेशर आए तब उन्हें हटा दिया जाता है. ऐसे में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जल्द से जल्द वडोदरा शहर में लागू होनी चाहिए ताकि छोटे छोटे लोग भी रोजगार कर सके. हर एक व्यक्ति को तो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है. अगर कोई अपने बलबूते पर रोजगार जुटाने की कोशिश कर रहा है तो सरकार को उसमें कहीं ना कोई पॉलिसी के तहत, कोई ना कोई एक्ट के तहत, कानून के तहत सहायता करनी होगी, तभी इन छोटे छोटे ठेले वालों के घर सुचारू रूप से चल पाएंगे और इनके बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ पाएंगे. ये बच्चे भी देश का भविष्य बना सकते हैं. सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरी का VNM TV के लिए. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा की शुरुआत आज भी हंगामे के साथ हुई. कांग्रेस के नगर सेवकों ने फिर एक बार फ्लोर पर बैठकर हरनी बोट दुर्घटना का विरोध किया. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस के नगर सेवकों ने आज फिर एक बार फ्लोर पर बैठकर हरनी बोट दुर्घटना के पीड़ितों को उचित मुआवजा और कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की मांग की. हमें फ्लोर पर बैठे था, हमारा बापू आया था, અને કીધેલું કે તમે ભેજો મારા માન પાસે અને તમે કીધેલું કે હવે આપણે બેસી ગુડ બરાબર ગુડ ગયા ઉપરથી આપણે કીધું કે આપણે પહેલું મીટિંગ બોલાવીશું અને આપણે ચર્ચા કરીશું. અમે અમારા માટે નથી કહેતા કે અમારે કઈ મેળવવું છે. એ બાળકો આ દુનિયામાં હજુ તો કંઈ બન્યું નથી, જોયું નથી, એના મને આપણે કઈ દેવામાં આવી. ये भाई आगे भी एक मोटा चालू है, पेपर लगे सजा करनी हुई मेरी करो ओला पार्टनर के कौन माने के क्या पूछामा मानो नोटिस आपी थी एना नीचू આપણી જવાબદારી છે કે નહીં કે કેવો નક્કી કરો. એમના પૈસા આપણે વતન બિલકુલ મળે માટે બેનથી ખરેખર એમને મળવા જોઈએ. એની જગ્યા પર સરકાર 2 લાખ 6 લાખ રૂપિયા આપણે અમે એના માટે બેઠા સારું વળતર મળે. એક મિનિટ ને બોલી તો દેવા દો કે તમે તો બધા આ મીટર બોલેંगे हम तो बोलेगा नहीं बोला मामलो मगजमारी करी तो सरकार तो बेहतरीन એમને સારું વળતર મળે, સમજ્યા ને, એમના મા બાપને ન્યાય મળે. આપણે લોકોની ફરજ છે, વિરોધ પક્ષ કે સત્તાધારી પક્ષ છોડો, અમે બધા એક જ છીએ, પણ એમને ન્યાય મળે એટલું તો કરો. આપણી જવાબદારી છે, આપણે કહીએ કે સરકારમાં નહીં, સરકાર નહીં, આપણે જવાબદારી
इस मौके पर भाजपा के नगर सेवक आशीष जोशी ने सभा में बोलते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन की मेरी भी इच्छा है, लेकिन हरनी बोट दुर्घटना के पीड़ितों को पहले न्याय मिलना चाहिए। आशीष जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ही बम्बू पर पूरा तंबू खड़ा है, जिस दिन प्रधानमंत्री हट गए उस दिन पूरा तंबू धाराशाही हो जाएगा। आशीष जोशी ने जिस मृतक बच्ची की माता ने खाना पीना छोड़ रखा है उनसे मुलाकात की गुजारिश भी की। આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ ભંડોળ કયું રામ મંદિર માટે આપણે ભંડોળ એ બાળકો માટે દરખાસ્ત આવી છે બહુ સારી વાત છે કે ચોરો પાસેથી વસૂલીને પાછું આપણે આપવાનું છે પણ આપણે શુભેચ્છા છે મારા ભાઈ। હું તમને સ્પષ્ટ કહું મોદી સાહેબ માટે જેટલું કરવો મને છે કોઈને નહીં હોય, પણ એટલું પણ યાદ રાખજો કે એક જ બંબુ પર આખો તંબુ ઉભો છે। આપણે પણ આપણું જોવાનું છે। એ દિવસે આ સાહેબે પણ કીધું છે તમારું નામ કરો, તમારું એવું તમે કામ કરો કે આ એક બંબુ પર જે તંબુ ઉભો છે ને તે કેટલા વખત ચાલશે। અત્યારે અભિનંદન છે, મનથી અભિનંદન, બધા શુભેચ્છા આપવાના છે, પણ મારી વાત સાચી છે, મારી વાત સાંભળવી પડશે કે બેન ખાવાનું છોડી દીધું। માતા તરીકે મારી મેયરશ્રીને રિક્વેસ્ટ છે કે આજે પણ કશું ગયું નથી કે માતાની ઘેર જજો, એના માથે હાથ ફેરવજો અને કહેજો કે આ સંસ્થા અમે બધા તમારી સાથે છે, અન્ય જન્મનું ધ્યાન રાખજો। એટલે મારે જે પહેલા દિવસે બોલતો આવ્યો કે આ લોકોને ન્યાય અપાવવાનો શાળાની બહુ માતાઓ બહેનો રડી છે। આપણે દરખાસ્ત લઈ ગયા, આપણે ચોક્કસ નોટિસ આપી। મારે મેયરશ્રીને એવું પૂછવું છે કે કમસે કમ કમિશનરને એટલું પૂછજો કે આ જે ફરિયાદી જે અધિકારી છે એને અગાઉ આપણે સસ્પેન્ડ કર્યા હતા પાણીના મુદ્દે, તો ચોક્કસ નોટિસ આપવામાં આવી હતી, આપી તો પૂછી શકે ચોક્કસ નોટિસ। એ ગંભીર બાબત હતી, પાણીનો મુદ્દો કે આ મરી ગયા છે, ગંભીર બાબત। 25 દિવસ પછી આ નોટિસ આપીએ છીએ, હજુ 7 દિવસનો સમય આપીએ છીએ, એટલે આપણે કઈ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે એ પણ જનતા જોવે છે। રામ મંદિર અભિનંદન લોકો આપે છે જનતા આપણને, જનતા જોવે છે કે 25 દિવસ સુધી એ લોકો કોર્પોરેશનમાં નોકરી કરી રહ્યા છે અને હજુ એમને 7 દિવસનો તમે વધુ સમય આપો છો કે જે પણ કઈ કાગળે તારે ગોળ ગોળ ફેરવીને લોકે કરવા કરી દે ભાઈ। એનાથી એવું સાબિત થાય કે આપણે સમય આપીએ। આજે કમિશનર શ્રી નથી આયા કે હું મારી જે પણ કોઈ બીજી બાબત છે આગલી સભામાં રજૂ કરીશ, પણ આટલું કહીને તમને કહીશ કે આજે ઘેર જતા એ માતાના ઘેર એકવાર જઈને એની ચિંતા કરી લેજો। સામાન્ય સભામાં અમે પાછલી સભામાં ઉપાડેલા મુદ્દામાં કોઈ પણ સક્ષમ અધિકારી જવાબ આપવા માટે અમને ના દેખાયો। ખરેખર કમિશનરશ્રીએ જવાબ આપવાનો હતો કે શા માટે હજુ સુધી સસ્પેન્શન નથી કર્યા, પણ કમિશનરશ્રી હાજર નહીં હોવાથી અમે ફક્ત મેયરશ્રીને એક ટકોર કરી છે કે તેઓ આજે એ માતાની ઘરે જાય જે માતાએ દીકરીના ગુમાવ્યા બાદ અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો છે, એટલે એને આશ્વાસન આપે એ ટકોર કરીને અમે સભામાંથી એટલા માટે જઈ રહ્યા છે કે અમારા સાથી કાઉન્સિલરને હૃદયરોગનો હુમલો થયો। કમિશનર આવશે અને જ્યારે અમારા યોગ્ય જવાબ જો અમને નહીં મળે કે સસ્પેન્શન નહીં થાય અધિકારીઓનું, તો અમે ચોક્કસપણે ફ્લોર પર બેસવાના છે। એમણે જે અભિનંદન આપ્યા છે, સ્પેશિયલ વિધાનસભામાંથી પરમિશન લઈને આવ્યા છે અભિનંદન આપવા, પણ જ્યારે
આ શહેરના નાગરિકોએ પોતાના બાળકો ગુમાવે છે ત્યારે પણ એમને સ્પેશિયલ પરમિશન લઈને અહીંયા આવવું જોઈતું હતું, એવા મેં ટકોર કરી છે। हरनी बोट दुर्घटना में उचित कार्यवाही नहीं होने पर कांग्रेस के नगर सेवकों ने सभा से वॉकआउट कर दिया। આજની સામાન્ય સભા કોઈ પણ હોય, વડોદરા શહેરના સળગતાના પ્રશ્નો માટે હોય છે। લાસ્ટ જે સભા હતી એની અંદર જે નાના ભૂલકાઓ જે નદીની અંદર હરની બોટકાંડની અંદર જે લોકોના જીવ ગયા છે એની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે અમે કીધું કે ભાઈ આની પછી જે સભા આવશે એની અંદર એ લોકોને આર્થિક સહાય મળવી જોઈએ। તમે સહાય નહીં આપો તો એનો વિરોધ કરીને અમે નીચે બેસીને વિરોધ કરીશું। વડોદરા શહેરના જે પ્રશ્નો છે સળગતા એ પ્રશ્નો પર ચર્ચા ના થાય। 22 જાન્યુઆરીએ રામ ભગવાનની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, એને અમે આવકારીએ છીએ। એના પછી 3 સભા થઈ, તો વડોદરા શહેરના જે પ્રશ્નો છે સળગતા પ્રશ્નો એ સત્તાપક્ષ જવાબ આપી નથી શકતું। એના કારણે 3 સભા પછી આજે રામ ભગવાનને જે મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે એનો અભિવાદ જે પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો છે, જેથી આ પ્રસ્તાવ એટલા માટે લાવવામાં આવ્યો છે ખરેખર અભિનંદન આપવા માટે નહીં, પણ વડોદરા શહેરના જે સળગતા પ્રશ્નો છે એના જવાબ નથી આપી શકતા, એનાથી બચવા માટે પ્રસ્તાવ આજે લાવવામાં આવ્યો છે એવું અમને લાગે છે। ને વિરોધ પક્ષના કોર્પોરેટરોને આજે બોલવા દેવામાં નથી આવ્યા, એના લીધે તમામ વિરોધ પક્ષના કોર્પોરેટર આજે સભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું છે। 18 જાન્યુઆરી સત્તા પર બેઠેલા લોકો અને એમના મળેલા કોન્ટ્રાક્ટરોના પાપે વડોદરા શહેરના 12 બાળકો જેને બોટ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા। રામ જન્મભૂમિની જે પ્રસ્તાવ છે એ આજે લઈને આવ્યા। રામ જન્મભૂમિનો પ્રસ્તાવ તમે આજે લઈને આવો છો તો એની પહેલાં 2 સભા ગઈ। તમે 2 સભાની અંદર રામ જન્મભૂમિનો પ્રસ્તાવ લઈને નથી આવતા। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોને બાળકોના મૃત્યુ એમની પર બિલકુલ સંવેદના નથી। અમે કહીએ છીએ પછી મિટિંગોની વાત કરે છે, પણ જ્યારે દુર્ઘટના ઘટી ત્યારે એવું સ્ટેટમેન્ટ આવવું જોઈતું હતું આ લોકોનું, સત્તા પર બેઠેલા લોકોનું, કે કોઈને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે। જે અધિકારી હશે, જે કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારી હશે, તમામને સજા થશે। આ સ્ટેટમેન્ટના બદલે માનનીય મેયરશ્રીનું એવું સ્ટેટમેન્ટ આવેલું કે સેલ્ફી લેવા જતાં બોટ દુર્ઘટના ઘટી છે, બરાબર છે। અને આજે તમે પ્રભુ શ્રી રામની વાત કરો છો, અલા પ્રભુ શ્રી રામ સૌના છે। માનવ જન્મે છે ત્યારે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીએ છીએ, પણ જ્યારે એની અંતિમ વિદાય થાય છે ત્યારે જય શ્રી રામ બોલીએ છીએ કે ભાઈ હે રામની વાત આપણે કરીએ છીએ। પ્રભુ શ્રી રામ દરેકના દિલમાં છે। તમારા જેવા અમે નથી કે ભગવાનનો ઉપયોગ બી અમારા ફાયદા માટે કરીએ, એવા અમે નથી। અને એટલે જ આજે અમે વોકઆઉટ કર્યો છે કે કમસે કમ ભગવાનને તો છોડો, તમે ભગવાનને તો છોડો કમસે કમ, કે ભગવાનના નામે પણ તમે રાજનીતિ કરો છો। તમે રાજીવજીએ 1986માં રામલલ્લાના દરવાજા ખોલાયેલા, દરેક સરકારોએ પ્રભુ શ્રી રામનું મંદિર બને એમાં રસ દાખ્યો જ છે, નથી દાખ્યો એવું તો નથી કે તમે જ કર્યું એવું તો છે નહીં। સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો ને થયું, તમારું શાસન હતું, તમને જસ મળવો જોઈએ, પણ એની રાજનીતિ ન હોવું જોઈએ। गुजरात के वडोदरा में हरनी बोट दुर्घटना मामले आखिरकार 26 दिनों बाद पालिका के 6 इंजीनियरों को नोटिस दिए गए हैं। 18 जनवरी को हरनी मोटनाथ तालाब में बोट पलट जाने से वाघोड़िया रोड की न्यू सनराइज स्कूल के 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हुई थी। इस मामले जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को सौंप दिया है। वहीं म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं उन्हें शोकोज नोटिस दिया गया है और 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है, जिसमें अलग अलग विभाग और जोन के अधिकारियों के बयान लेने के बाद फ्यूचरिस्टिक सेल के कार्यकारी इंजीनियर राजेश चौहान, पूर्व जोन के कार्यकारी इंजीनियर परेश पटेल, फ्यूचरिस्टिक
सेल के कार्यकारी इंजीनियर जिग्नेश शाह, मुकेश अजमेरी, उत्तर जोन के एएई जिगर सयारिया और फ्यूचरिस्टिक सेल के एएई मितेश माली को नोटिस दिया गया है। वर्ष 2017 में परेश पटेल ने यह टेंडर निकाला था, जबकि 2022 के नवंबर में विभाग द्वारा हरनी लेक जोन का इंस्पेक्शन किया गया था, लेकिन इस इंस्पेक्शन में सही तरह से जांच नहीं होने पर अधिकारियों को आखिरकार नोटिस दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों में से एक धीरेन्द्र तलबदा को बचाने की कोशिश के आरोप भी लगाए गए हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. जमीनी रेगिस्तान अबू धाबी में पहला स्वामीनारायण मंदिर बनाया गया है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई दौरे पर हैं। वो आज शाम को अबू धाबी में 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंदिर को बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। पीएम मोदी कल 13 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। 65,000 भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति नहयान ने मंदिर के प्रस्ताव को बगैर एक पल भी गवाए हाँ कह दिया।
उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया था कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे मैं वो आपको दे दूंगा। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी ढह जाने से 4 मजदूर मिट्टी में दब गए। अहमदाबाद के मणिनगर में स्वामीनारायण कॉलोनी में श्रीजी इंफ्रा डेवलपर की श्रीजी एलिगेंस कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, जहां मजदूर काम कर रहे थे। उस दौरान मिट्टी ढह जाने से 4 लोग मिट्टी में दब गए। घटना की जानकारी दमकल विभाग को मिलने पर 4 दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया था। हादसे में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत भी हो गई है, जबकि 3 मजदूर की स्थिति गंभीर देखने मिल रही है। श्रीजी इंफ्रा द्वारा यहां निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां ये दुर्घटना घटी, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में गुजरात आम आदमी पार्टी भी जुट गई है। इसी के तहत आप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने गुजरात दौरा किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, गुजरात प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा और विधायक उमेश मकवाना ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया, जिसमें गुजरात में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति पर जानकारी दी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस समर्थन करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जीतना है, चुनाव जीतना। चुनाव जीतकर देश को एक ऑल्टरनेट देने की बात थी। तो चुनाव जीतने के लिए जरूरी यह है कि जो जीतने के योग्य है उसको टिकट मिले। आज पूरे एरिया में, पूरे भरूच में आप जाकर चैतर भाई के बारे में पूछ सकते हैं, पूरा भरूच कह रहा है कि चैतर वसावा हमारा कैंडिडेट। तो हमने मेरिट को ध्यान में रखकर और अपने अलायंस धर्मा के जो दायरा है उसमें रहकर इनको अनाउंस किया है। बातचीत चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि वो स्वीकार कर लेंगे। मैं ये मानता हूं कि वो मान जाएंगे और इंडिया अलायंस के तरफ से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वैसे तो ये सारी बातें वहां पर जो कमेटी है उनके सामने रखनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटे अगर आप मेरिट पे देखेंगे तो मेरिट पे हमारे वोट शेयर और कांग्रेस के वोट शेयर को देखेंगे तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। 1/3 में अगर आप लेंगे तो रफली 8 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी को लड़नी चाहिए और बाकी के सारे 18 सीट कांग्रेस पार्टी को लड़नी चाहिए। हमने अभी 2 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किए, बाकी की सीटों पर बातचीत चल रही है और पूरा भरोसा है कि वो मान जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा में गुजरात से गोविंद भाई ढोलकिया को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेट किया गया है, जिस पर गोविंद भाई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। आज जो राज्यसभा में जाने के लिए मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है, ये मेरे खुद के लिए तो अनएक्सेप्ट था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी पॉलिटिक्स में जाऊं।
मगर आज सुबह 10 बजे जब अमित भाई का फोन आया कि हम लोग आपको राज्यसभा में भेजने चाहते हैं, तो मैंने बोला सर मैं तो एक कभी पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो मेरे को तो मुश्किल पड़ेगा। तो साहब ने बोला कि भाई हमें मैं और जो नरेंद्र भाई ने तय किया है, जेपी नड्डा साहब ने आपका नाम, और आप सही है, आपको कोई ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, राज्यसभा वो पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप आराम से आप जो काम करते वही करते रहे, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र भक्ति के लिए आपको सुना जा रहा है। तो मैंने बोला जैसी भगवान की इच्छा। हमारी जर्नी तो सौराष्ट्र में हमारा छोटा सा गांव है, 700 की आबादी का गांव में 1 से 4 स्कूल, 4 धोरण का स्कूल था। तो मैं 5, 6, 7 लाठी में नंगे पैर चल के गया 6 किलोमीटर, और 7वीं की एग्जाम नहीं दी मेरी, आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। तो मैं वहाँ 13-14 साल की उम्र में सूरत आ गया। सूरत आया, उनको 60 इयर्स हुआ। ये 2 अप्रैल को सूरत में मेरा 60 इयर्स पूरा होगा। तो ये 60 इयर्स की मेरी जर्नी, सूरत में हीरा भगवान मिल गया, इसलिए जीवन बन गया। 6 साल हमने फैक्ट्री में काम किया। पहली सैलरी 103 रुपीज की थी और लास्ट 600, और टुडे वी हैव 15,000 करोड़ का हमारा कारोबार है और 7,000 लोग काम कर रहे हैं और पूरा हैप्पी फैमिली है। मैं भी हैप्पी हूँ, भगवान की कृपा से सब कुछ हैप्पीनेस आता रहता है। ऐसे आज भी एक हैप्पीनेस आया है। गुजरात के वडोदरा में घटी हरनी बोट दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रस्ताव स्थायी समिति में रखा गया है। समूचे गुजरात को हिलाकर रख देने वाली हरणी बोट दुर्घटना को आज 27 दिन बीत गए हैं। इसी बीच आखिरकार वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा बोट दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए तय की गई राशि कोटिया प्रोजेक्ट के पार्टनर के पास से वसूल करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले की एक दरखास्त म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा अनुमति के लिए स्थायी समिति समक्ष पेश की गई है। हरणी मोटना तालाब बोट दुर्घटना में मारे गए 12 बच्चे और 2 शिक्षिका, ऐसे 14 लोगों को मिलाकर मुआवजा देने का प्रस्ताव म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा स्थायी समिति में अनुमति के लिए रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि वडोदरा कॉरपोरेशन के फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग विभाग द्वारा हरणी मोटनाथ लेक पीपीपी स्तर पर डेवलप किया गया था और अन्य कार्यवाही के लिए मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के साथ 20/7/2017 को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन 18 जनवरी को हरणी मोटनाथ लेक बोट दुर्घटना घटी और इसमें 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेक के संचालकों द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते उनसे मुआवजे की राशि वसूल किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि दुर्घटना में हाईकोर्ट द्वारा सुओ मोटो दाखिल की गई है। अगर इस मामले में मृतकों को या घायलों को मुआवजे की रकम देने का ऐलान कोर्ट द्वारा किया जाता है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर इस मुआवजे की रकम मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के हिस्सेदारों से वसूल कर सकेंगे। આ વખતે સ્થાયી સમિતિમાં કમિશનર તરફથી દરખાસ્ત આવી છે કે બોટ દુર્ઘટનામાં અપમૃત્યુ પામનાર જે બાળકો અને શિક્ષિકાઓ છે એમને વળતર આપવાની સત્તા કમિશનરને આપવામાં આવે અને એ પ્રમાણે દરખાસ્ત સ્થાયીમાં મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવી છે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. MSP की लड़ाई लेकर किसान दिल्ली पर चढ़ाई करने की आज लगातार दूसरे दिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी सख्त पहरा तैनात कर दिया है। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज बुधवार को दूसरा दिन है। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पधेर ने इस पर कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जरूर जाएंगे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। इससे पहले मंगलवार 13 फरवरी को किसानों ने 10 बजे पंजाब से हरियाणा के लिए कूच किया। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां काफी घर्षण देखा गया। किसान अपनी MSP पर खरीद की गारंटी का कानून समेत की कई मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, जिसे रोका जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दर्ज कराया है, जिस पर गुजरात कांग्रेस प्रभारी सचिन सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका निर्णय, कांग्रेस अध्यक्षा है हमारा जो रही है इतने साल से, और बहुत ही कठिन समय में उन्होंने नेतृत्व दिया, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए सभी सबसे ज्यादा आदरणीय व्यक्तिमत्व कोई रहेगा तो सोनिया जी का, और उन्होंने वो निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर राज्यसभा में जा रही है, उनका उधर रहना भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हिमाचल में जो हार उनको मिली थी, आज भी मेरे ख्याल से उनके कानों में गुजरी होगी, इसलिए वहां से वो भाग खड़े हुए और अभी गुजरात में आ रहे, जैसा आप कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी वो उनकी राय है, हालांकि लेकिन हिमाचल से तो भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो चुकी है, तो ये अध्यक्ष को ही वहां से भागना पड़ रहा है, तो इससे और स्पष्टता क्या हो सकती है। ये इतने 6500 किलोमीटर की अगर यात्रा है, तो हर एक इलाके से नहीं गुजर सकते, तो आपको रूट इस तरह से करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जाए, तो यहाँ से वो महाराष्ट्र जाए, और तो उस तरह से रूट बनाया जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई राजनीतिक कारण होता है, ये कारण जियोग्राफिकल भी होता है, और गुजरात में आ रही है, मेरे ख्याल से गुजरात के कार्यकर्ताओं के लिए आनंद की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव
पूरे गुजरात में पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। किसान नेता की छवि बना चुके मंदसौर के बंशीलाल गुर्जर 2 बार मंदसौर जिले की पंचायत लालघाटी के सरपंच रहे हैं। उसके बाद जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और 3 बार कृषि उपज मंडी मंदसौर के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी रमादेवी गुर्जर भी मंदसौर मंडी की अध्यक्ष रही हैं। बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेजे जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मोहन यादव जी और समस्त वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक किसान कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। निश्चित ही जो पार्टी का लक्ष्य है सर्वव्यापी बनाने का, उस लक्ष्य का एक कार्यकर्ता बनकर के मैं काम कर सकूं, इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। और जीवन पर्यंत हमने किसानों के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एजेंडे में किसान पहले स्थान पर है और किसानों को, उनके हकों को और ज़्यादा कैसे उभारा जाए, कैसे उनके हकों को दिलाया जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत आगे भी हम काम करते रहेंगे। मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और गुजरात के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वडोदरा एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया समक्ष लोकसभा चुनाव की रणनीति पर जानकारी दी। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भारी मन से किया था, क्योंकि आपके पास अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको आगे से समय रहते कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ेगा, समय रहते अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, समय रहते प्रचार करने पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो रहा है और लेट हो रहा है। इसके अलावा जो भरूच की आज की परिस्थिति है, वो भरूच की परिस्थिति में आप देखेंगे तो चैतर भाई वसावा अब से काफ़ी इमोशनल कनेक्ट है और पूरी वहाँ की जनता चाह रही है, भरूच की जनता चाह रही है, पूरा ट्राइबल बेल्ट चाह रहा है कि चैतर भाई को कैंडिडेट बनाया जाए। हमने ये बात कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी है। मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो स्वीकार करेंगे और चैतर भाई को लेकर इंडिया अलायंस के अंतर्गत भरूच की सीट को लड़ेंगे। वैसे ही भावनगर में भी जो हमारे कैंडिडेट हमने घोषित किया है वो जीते हुए एमएलए हैं। उस पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती है, वहाँ पे उस सीट के हिसाब से वो पूरी तरीके से फिट बैठ। बाकी की जो 24 सीटें हैं वो भी अलायंस के तहत लड़ेंगे, उसमें क्या होगा? सारी सीटें अलायंस में जाएंगे। वैसे आप देखेंगे वोट शेयर के हिसाब से तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहिए। मतलब हम 8 सीट के आसपास हमें लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और बाकी की सारी सीटें लगभग 18 कांग्रेस को जानी चाहिए। आपने बात की थी कल की अलायंस में अभी तक एक ही मीटिंग हुई है, तो क्या होगा अलायंस में अगर एक ही मीटिंग? देखिए उस पर अभी ज्यादा बात करने के बजाय देखना ये चाहिए कि आगे इसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए और इसको मजबूती से कैसे आगे ले जाए। मेरा मानना ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से दुखी है। जनता ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से 5 सीटें दी, 13% वोट दिए। वोट शेयर 13% इतना आसान नहीं होता। वो जनता के मूड को दिखाती है कि जनता बदलाव चाह रही है। अब ये आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इसको आने वाले चुनावों में और मजबूती से लड़ेगी और आप जितने मजबूत होते जाओगे जनता अपना आशीर्वाद उतना देते जाएगी। अभी लोकसभा का जो चुनाव है हम इंडिया अलायंस में है, चूंकि इंडिया अलायंस में है तो हम इंडिया अलायंस के साथ जाकर ये चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और नतीजे अच्छे आएंगे। गुजरात के अंबाजी में चल रहे परिक्रमा महोत्सव के तीसरे दिन भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखने मिली। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी के गब्बर पर्वत पर परिक्रमा महोत्सव चल रहा है, जहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 2 दिनों में करीब 4,20,000 भक्तों ने परिक्रमा कर धन्यता का अनुभव किया। आज परिक्रमा महोत्सव के तीसरे दिन भी भाविक भक्तों की भारी भीड़ यहां देखने मिली।
साथ ही ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी यहाँ परिक्रमा की गई। एक जन्म में एक साथ एक ही जगह पर 51 शक्तिपीठ के दर्शन किए जा सके, ऐसा पावन पर्व इन दिनों अंबाजी में चल रहा है। 51 शक्तिपीठ के परिक्रमा महोत्सव में शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त अंबाजी पहुंच रहे हैं। यहाँ अंबाजी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए हैं, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी भी शामिल हुए। वडोदरा की हरणी बोट दुर्घटना में जान की परवाह किए बिना 4 लोगों को बचाने वाले पीसीआर वैन के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2024 को वडोदरा में बोट पलट जाने से हुई दुर्घटना में न्यू सनराइज स्कूल के कई बच्चे और शिक्षक पानी में डूब गए थे। हो हल्ला होने पर फौरन मौके पर पहुंची हरणी पुलिस थाने की पीसीआर वैन के 2 जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में कूदकर 2 बच्चे और 2 टीचर को बचाया था। लालजी सिंह और राकेश नामक इन दोनों कर्मचारियों का वडोदरा पुलिस भवन में आज सेवानिवृत्त गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत के हाथों शॉल ओढ़ाकर दोनों पुलिस कर्मचारियों को 11,000 का चेक दिया गया। અમને મેસેજ મળતા અમને બાળકો ડૂબી ગયા એવું કીધું, એટલે અમને બહુ એક લાગણી ફિલિંગ થઈ, એટલે મેં તાત્કાલિક ટાઈમનો બગાડ કર્યા વગર અમે 2 મિનિટની અંદર પહોંચી ગયા અને બાળકો અને ટીચરો બચવા માટે જે તરફડિયા મારતા હતા તો એમને અમે તાત્કાલિક અંદર કૂદી પડી અને એમને અમે પકડીને બહાર કાઢી દીધા। જ્યાં લગી તમે પહોંચ્યા ત્યાં લગી કોઈ બચાવ માટે કોઈ કામગીરી ચાલતી હતી? આ પબ્લિકના માણસો બધા હતા પણ કોઈ અંદર જતું નહોતું અને અમે ગયા પછી અમે બહાર ગયા અને પછી સાથે બીજા માણસો બી મદદ કરવા લાગ્યા। 108માં મૂકીને પછી સારવાર મળ્યો। અત્યારે જે સન્માન થયું છે તો કેવું અહેસાસ થઈ રહ્યો છે? તો લોકો માટે શું મેસેજ? અમારા અધિકારીશ્રીઓ અમારું માન સન્માન કર્યું એ બદલ અમને બહુ ગર્વ અનુભવીએ છીએ અમે। અને આવો કોઈ બી બનાવ બને તો પબ્લિક બી કોઈ બી ટાઈમનો બગાડ કર્યા વગર કોઈની જાન બચાવે એ જ અમારે। गए महीने में हरणी में एक बोट दुर्घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने अपने 12 छोटे बच्चों के ज़िंदगी गंवाया और उनके साथ साथ 2 टीचर्स की भी डेथ हुई उसमें। तो जब ये घटना बनी उस समय हरणी पुलिस स्टेशन की जो पीसीआर गाड़ी थी उनको जानकारी मिली और तुरंत वहाँ पे पहुँच गए और उसके इंचार्ज लाल सिंह जी और उनके ड्राइवर पीसीआर गाड़ी के ड्राइवर राकेश जी, इन लोगों ने तुरंत अपने जान की परवाह किए बिना पानी में कूद के 4 बच्चों को वहाँ से बचाया जो है और उसके अलावा दूसरे लोगों को भी जितने लोग फंसे हुए थे उसको बचाने में भी मदद किया जो है। तो उनकी सराहनीय कामगिरी को सम्मान करने के लिए आज बड़ौदा शहर में रिटायर्ड गजेटेड पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से उनके प्रमुख श्री चौहान साहब की तरफ से उनकी टीम की तरफ से उन दोनों हमारे ऐसे कर्मियों को साल उड़ा के प्रशंसा पत्र दे के और 11,000 रुपये उनको दे के उनका सम्मान किया गया। ये सम्मान उन सारे अच्छे पुलिस वालों के लिए है जो कि सदा जो प्रजा की सेवा करने में लगे रहते हैं और उनकी कामगिरी को कोई न कोई देखता रहता है, उनकी कामगिरी को सम्मान भी किया जाता है। ऐसा एक मैसेज भी गया जिसके वजह से डिपार्टमेंट में जो भी अच्छा कामगिरी करता रहता है, जो प्रजा के लिए अपनी मेहनत करता रहता है, प्रजा के सुख के लिए, ऐसे लोगों को भी सम्मान करने वाले लोग भी हैं और उनको वाच रखने वाले देखने वाले भी लोग हैं और उनकी किसी भी अच्छी कामगिरी जाए नहीं जाएगी। ये एक दाखिला तरीके आज के दिन सम्मान है उनके लिए। तो मैं बड़ौदा शहर पुलिस परिवार की तरफ से पूरे रिटायर्ड गजेटेड पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को आज हमारे जो पुलिस कर्मियों को स्वागत किया उसके लिए खूब आभारी हूँ। रिटायर्ड गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर सिंह चौहान और अन्य सदस्यों द्वारा बोट दुर्घटना में जाबाज भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। थोड़े दिन पहले बड़ौदा में हुई दुर्घटना का एक इंसिडेंट बना, उसमें वडोदरा शहर की पुलिस कर्मचारियों ने खुद की जान की परवाह किए बिना 2 शिक्षिका और 2 छोटे बच्चों को बचा के बेहतरीन काम किया। इस तरह वडोदरा शहर पुलिस जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तभी हर हमेश खड़ी रहती है और
खुद की जान की परवाह किए बिना वो अपने डिपार्टमेंट का नाम बिगड़े नहीं इस तरह की कार्यवाही करते हैं। और ये दोनों कर्मियों को हमारे रिटायर्ड गैजेटेड पुलिस अधिकारी एसोसिएशन और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन की ओर से इन लोगों का बहुमान का आज कार्यक्रम रखा है। दोनों को 11,11 हज़ार का इनाम दिया है और शाल और उनको सम्मान पत्र देके सम्मान मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहब के हाथों द्वारा किया है। इस तरह हमारा उद्देश्य इतना है कि पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने के बाद लोग अच्छा काम भी देखते हैं और उनका सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने ये दोनों कर्मियों का बहुमान करने के लिए एक कार्यक्रम रखा है। आज दुनिया भर में मनाए जा रहे वैलेंटाइन डे के चलते वडोदरा के फूल बाजार में भी तेजी का माहौल देखने मिला। 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइन डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत में भी अब फरवरी महीने में पूरा सप्ताह वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है। आज वैलेंटाइन वीक के अंतिम दिवस यानी वैलेंटाइन डे पर वडोदरा में भी फूल बाजार में तेजी देखने मिली। वैलेंटाइन डे प्रेमियों का दिन माना जाता है और इस दिवस पर फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया जाता है। इसी के चलते वडोदरा के फूल बाजार में आज गुलाब का दाम आसमान पर देखने मिला। गुलाब के दाम अचानक आज 30 से 40% बढ़ गए। 10 रुपयों में बिकने वाला गुलाब का फूल आज 40 से 50 रुपए में बिका। सबसे ज्यादा रेड रोज की फूल बाजार में डिमांड रही, जबकि गुलाब के बुके 500 से 5,000 रुपयों में लोगों ने खुशी खुशी खरीदे। हमारे पास देखो येलो गुलाब है, रेड गुलाब है, पिंक गुलाब, मतलब जितना कलर होता है सभी गुलाब है। अभी गया साल क्या 50 रुपीज़ का था, इस साल थोड़ा बजट कम है तो 30 रुपीज़ का भी है। 50 रुपीज़ का अलग अलग मॉडल का आता है। हमारे पास देखो एक गुलाब तक आपको 150 रुपये तक एक गुलाब आएगा। बुके देखो जैसा चाहिए 1000, 2000, 500, 600 आपको अलग अलग जैसा भाव का चाहिए ऐसा मिल जाएगा। गुजरात के वडोदरा के साधली के श्रवण संस्कार विद्यालय में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष महासुद पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। यह दिवस विद्या, कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में सभी स्कूलों में मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा के शिनोर के साधली में स्थित श्रवण संस्कार विद्यालय में बसंत पंचमी पर खास सेलिब्रेशन किया गया। बसंत ऋतु के आगमन पर देश भर में बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस मौके पर श्रवण संस्कार विद्यालय में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मातृ पितृ वंदना की गई। बच्चों ने मां सरस्वती और अपनी माता पिता की पूजा अर्चना कर उनके आशीर्वाद लिए। एक और देश भर के युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। वहीं वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त से आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर वेलेंटाइन डे के बजाय शहीदों की याद में ब्लैक डे मनाया। आज रोज एमएस યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। વેલેન્ટાઇન ડે નહીં પરંતુ આજે બ્લેક ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। 2019ના રોજ પુલવામા જે અટેક થયો હતો, આપના 40 જવાન શહીદ થયા હતા, એને આપણે આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે। दुनिया का एकमात्र पक्षी मंदिर गुजरात में है। कहा जाता है कि यहाँ पहले गधेश्वर नगर हुआ करता था, जहाँ कुल 125 मंदिर थे। उसमें से 7 मंदिर अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। पशु पक्षियों के साथ मनुष्य का एक अलग ही अटूट रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी स्थान मिला है और उन्हें पूजा भी जाता है। पशु पक्षी के लिए जो प्यार है उसका ही एक प्रतीक है गुजरात के साबरकांठा जिला के हिम्मतनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर। यह मंदिर हमारे पूर्वजों की कलात्मकता और पशु पक्षियों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हमारे पूर्वजों द्वारा पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी।
ये मंदिर इतना खास है कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी मंदिर का संज्ञान लिया था। 1960 में जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, उस वक्त के गैजेट में भी इस मंदिर का उल्लेख देखने मिलता है। यहाँ के सभी मंदिर कला, नक्काशी और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हाल फिलहाल इस मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दीवारों पर बनी पशु पक्षियों के चित्र देखने मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भगवान विष्णु के साथ पक्षियों को भी पूजा जाता था। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि इसके निर्माण में चूना या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ पत्थरों के उपयोग से मंदिर का निर्माण किया गया है। जंगल में जो मंदिर ज ना देखात हो तो पब्लिक कई रीतना जाए, એટલે જો રસ્તાની વ્યવસ્થા ખાસ હોય ને તો પબ્લિકને તકલીફ ના પડે। વિદેશી આવશે શું તકલીફ પડે છે? અને વિદેશીઓને ખાસ કે વિદેશી એક તો અજાણ્યા માણસ હોય, રસ્તો તો પેલા મળે ના, રસ્તો હોય તો રસ્તો મળે ને। આમ જે જૂના રસ્તા છે, પુરાણા રસ્તા, નારીઓ છે એવું છે, એટલે એ લોકોને મંદિરો બહુ મુશ્કેલ પડે। તો એ લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ આ જગ્યાએ મંદિર સાવું સાવું છે, બરાબર। એટલે પહેલાં તો મેન મુદ્દો રસ્તાનો, કે જો અમારે રસ્તાની વ્યવસ્થા થઈ જાય તો એના લીધે ગામની પબ્લિક એક વખત ઉદ્ધાર થાય, રોજગારી મળી રહે। અને મંદિરોનું એક વખત આજે દુનિયાના મંદિરો જુઓ કે એનો કેટલો વિકાસ છે, અને આ મંદિરોનો એક વખત વિકાસ થાય તો પબ્લિકને ફાયદો થાય, રોજગારી મળી રહે, અને આવવા જવાવાળા પ્રવાસીઓને कोई तकलीफ ना पड़े। यहाँ तालाब का निर्माण भी इस तरह किया गया है कि यहाँ 900 से ज्यादा लोग इकट्ठे रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लाड़ेची माँ की भी खूब मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई बाधा ली हो। शिव मंदिर होने से यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहाँ आने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। इसके अलावा रात के समय बिजली नहीं होने से भी लोगों को परेशानी होती है। सड़क की भी खस्ताहाल स्थिति होने से स्थानीय और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती है, जिसके चलते यहाँ जल्द सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही है। वर्षों पहला अहीं पूजा थती हती, आज खंडेर अवस्थामां छे। अहीं आनो जे विकास थाय एना माटे गाम लोकोनी मागणी छे, अने एना कारणे जे गाम लोकोने रोजगारी पण मळे एवी छे। प्लस के बीजा बहारथी विदेशथी जे आवता एमने अहीं आववामां पण बहु तकलीफ पड़ती होय छे, अने अहीं पूजा विधि बाधाओ उतरती थी। आज खंडेરની अवस्थानी अंदर ए बधुं बंद थई गयुं छे। हमारे देश में इस तरह की कलाकृति इमारतों की कमी नहीं। ऐसी कई इमारतें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में ऐसी कई इमारतें खंडर होती जा रही हैं। ऐसी ही एक इमारत है साबरकांठा का ये मंदिर। यदि इस जगह सरकार द्वारा उचित मरम्मत कराई जाए तो निश्चित ही ये जगह पूरे गुजरात में जानी जाएगी। 2024 के वर्ष में लगातार गुजराती फिल्में रिलीज हो रही हैं। उसी में एक और नाम कसुम्बो के रूप में जुड़ रहा है, जिसकी स्टार कास्ट ने वडोदरा में प्रमोशन किया। 100 से ज्यादा कलाकार वाली ऐतिहासिक गुजराती फिल्म कसुम्बो 16 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसका प्रमोशन करने फिल्म के मुख्य कलाकार वडोदरा आए। रौनक कामदार, धर्मेंद्र गोहिल, मोनल गज्जर, श्रद्धा डांगर, चेतन धनानी ने इस फिल्म के विषय में बात की। शास्त्र और शस्त्र को साथ रखकर सनातनियों के एकजुट होने की ये कहानी फिल्म के जरिए दर्शाई गई है, जिसमें गुजरात की धरोहर और संस्कृति को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ छेड़े गए ऐतिहासिक युद्ध की वार्ता दिखाई गई है। अमर बारोटનું કેરેક્ટર મને કરવામાં બહુ મજા પડી, કારણ કે આમાં મારે ડ્રામા બી કરવાનું છે, એક્શન બી કરવાનું હતું, રોમાન્સ બી છે, અને ઘણી બધી અલગ અલગ વસ્તુઓ જે પહેલાં નથી કરી એ કરવાની મને ચાન્સ મળ્યો। અને ફિલ્મ વિશે એટલું કહીશ કે આપણા જ ઇતિહાસની વાર્તા છે, એક સત્ય ઘટના પર આધારિત, અને આ ઇતિહાસ જે ક્યાંક આપણા એડ્યુકેશન સિસ્ટમમાં નથી આવ્યો, આપણને આ ઇતિહાસ ક્યાંય ભણાવવામાં નથી આવ્યો। તો આ ફિલ્મ થકી અમારો પ્રયાસ છે કે આપણી આવનારી પેઢીઓ માટે અને આજના બી જે લોકો છે એ લોકો સુધી આપણો સાચો ઇતિહાસ આવે, કે જે ક્યાંક દબાઈ ગયો કદાચ આપણાથી। અમારી ફિલ્મ કસુમ્બોમાં મારું પાત્ર છે સુજાન બારોટ, જે કસુમ્બોમાં દાદુ બારોટ છે એમની દીકરીનું પાત્ર છે। ખાસ જેમ અમે વાત કરી એમ કે અમારી ફિલ્મ ઐતિહાસિક છે અને સાચી વાત છે, આપણી ગુજરાતની ભૂમિની એવી સાચી વાત કે કદાચ ઘણા લોકોને હજી ખબર નથી। તો પહેલાં તો પ્રયાસ એ જ છે કે ફિલ્મની જોડે જોડે આ વાત બધે પહોંચે, અને આ વાર્તા આઈ થિંક અમારી જેટલી જવાબદારી છે એટલી બધા ગુજરાતીઓની પણ એટલી જ છે, કારણ કે ઘણીવાર ગુજરાતીઓને ખાલી ને ખાલી બિઝનેસ, ખમણઢોકળા કે અમુક પર્ટિક્યુલર વાતથી ઓળખવામાં આવતા હોય। આપણે બધાને કહેવું પડશે કે ગુજરાતી આ પણ છે, યોદ્ધા પણ છે, અને અમારી ભૂમિ પર એવી એવી ઘટનાઓ થઈ છે કે જે વર્ષો સુધી યાદગાર રહે।
તો એના માટે ખાસ મારે એ જ વાત કરવી છે કે આપણે બધા જવાબદારી માનીએ અને બને એટલું ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં, અને વી આર શ્યોર કે તમને ફિલ્મ ગમવાની જ છે. જેટલી ઇતિહાસ જેટલો સાચો છે એટલા જ સાચા દિલથી ફિલ્મ બનાવી છે. અને જો આપણે બાહુબલીને કાલ્પનિક બીજી ભાષાની વાર્તાઓ જોતા હોય તો આપણી ભાષાની સાચી વાત આપણે કેમ ના જોઈએ. એટલે પાત્ર વિશે ને સ્ટોરી વિશે કહેવા બેસી એના કરતાં હમણાં 2 દિવસમાં રિલીઝ થાય છે, તમને બધી જ ખબર પડશે. પણ મારી પ્રોમિસ છે તમને કે તમને ગમશે फिल्म. इस फिल्म का डायरेक्शन विजयगिरी बावा ने किया है. फिल्म का शूटिंग अहमदाबाद के खेत में सेट लगाकर किया गया है, जहां पाटन की शेरियों से लेकर राजमहल, शेत्रुंजी नदी, आदिपुर गांव, पर्वत सब कुछ सेट पर ही बनाया गया था. इस ऐतिहासिक फिल्म को लेकर फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री काफी उत्साहित है. મારી ફિલ્મ કસુંબો 16 ફેબ્રુઆરી રિલીઝ થઈ રહી છે અને આજે અમે બરોડામાં આવ્યા છે અમારી ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા માટે. બરોડા એકચ્યુઅલી સાહિત્ય અને કલાને હંમેશા સપોર્ટ કરતું આવ્યું છે. આ ફિલ્મ કસુંબો અમર બલિદાન કરીને એક બુક છે એના પરથી બની છે. આ બુક હવે ડિસકન્ટિન્યુ થઈ ગઈ છે, પણ કસુંબો જે છે એ આપણા મૂળની વાત કરે છે. બિંગ ગુજરાતી જે 51 લોકોએ બલિદાન આપ્યું હતું પાલિતાણાના મંદિરને બચાવવા માટે એની વાત કરે છે. આ એક એવું મંદિર છે, ઘણા બધા મંદિરો ગુજરાતમાં તૂટ્યા છે. આ એવું મંદિર છે કે જ્યાં આગળ ખિલજી આવ્યો અને ત્યાંથી પાછો વળ્યો અને ફરી ક્યારેય એ મંદિર બાજુ એ વળ્યો નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એ આપણી જીતની વાત છે. તો આવી સુંદર વાત જે આપણને ગર્વ ફીલ કરાવે, આપણા ગુજરાતીપણાને યાદ કરાવે, અથવા એવી જે વાર્તાઓ કહેવાઈ નથી એને આટલી સુંદર રીતે રજૂ કરી છે અમારા ડાયરેક્ટર વિજયગીરી બાવાએ. તો 16 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થાય છે, તો જોવા ચોક્કસ આવજો. વાત કરું મારા કેરેક્ટરની રોશનની, તો એ જ્યારે તમે ફિલ્મ જોશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે મારું કેરેક્ટર નહીં, કસુંબોમાં જોડાયેલા દરેક કેરેક્ટર નાનેથી લઈને મોટા બધા કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાદુ બારોટ એટલે એક આદિપુર ગામના મુખિયા, જે સૌથી મેઇન પર્સન કહેવાય, કેપ્ટન, જે બધાને બાંધીને રાખે, સાથે રાખે, આખા ગામની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવે, જેને પણ મદદની જરૂર હોય એને મદદ કરે, એવો આ વ્યક્તિ. તો જ્યારે આટલું મોટું સંકટ આવીને ઊભું હોય છે જ્યારે એમના માથે, ત્યારે એ શું કરે છે, શું પગલાં ભરે છે અને કેવી રીતે એ નિર્ણયો લે છે, એને આખી વાત છે. અને પછી આખા ગામને સાથે લઈને, એમની દીકરી ને બધાને સાથે લઈને એ કેવી રીતે આગળ વધે છે અને દુશ્મનનો સામનો કેવી રીતે કરે છે, અમારી ફિલ્મની એ મૂળ વાર્તા છે કસુંબો. અમારી ફિલ્મ 16મી ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થઈ રહી છે. આખા ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં અને જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી વસે છે, આઈ થિંક સો મુંબઈમાં અને બધે જ, આખા ભારતમાં હું તો કહીશ, તો અમારી ફિલ્મ કસુંબો જોવાનું ચૂકતા નહીં. કેમ કે અમુક ફિલ્મો છે ને તમને આમ રોજ ન આવે, દર શુક્રવારે તમને જોવા ન મળે, અથવા તો દર મહિને કે દર વર્ષે પણ તમને જોવા ન મળે. આ એવી એક ફિલ્મ છે જે ક્યારેક જ બને, ક્યારેક જ તમને આમ જોવાની મજા આવે, જે મોગલે આઝમ હોય કે શોલે હોય, જે ક્યારેક જ બને, રોજ ન બને. એવી જ અમારી આ કસુંબો છે, જે આ તમને હું માનું છું કે ડેફિનેટલી ગમશે. આમાં બધું જ છે. આમાં ઇમોશન્સ છે, ડ્રામા છે, આમાં ગીતો છે, સંગીત છે. આપણા મેહુલભાઈ સુરતીએ અદ્ભુત સંગીત આપ્યું છે. પાર્થ તારપારાએ ગીતો લખ્યા છે, જસવંત ગાંગાણીએ ગીતો લખ્યા છે. એટલે એક પેકેજ છે આખું અમારી ફિલ્મ. તો એ તમને ડેફિનેટલી બહુ જ ગમશે. અને બીજું એક કારણ છે કે અમે આજે વડોદરા આવ્યા છે, અને વડોદરા મારી પર્સનલ ફેવરેટ સિટી છે, જે મને બહુ જ ગમે છે. ડેફિનેટલી વડોદરા ઇઝ માય ફેવરેટ સિટી. અને અહીંયા આવીને અમારી ફિલ્મનું પ્રમોશન કરવું એટલે મારી માટે બહુ જ એક આનંદની વાત છે. હવે બરોડાવાસીઓને હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે અમારી ફિલ્મ આવી રહી છે કસુંબો, તો એને વધાવી લો. કેમ કે આપણે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ નહીં જોશું તો કોણ જોશે, અને આપણે આપણી ફિલ્મોને નહીં વધાવીએ તો કોણ વધાવશે. કેમ કે આવી ફિલ્મને જો નહીં વધાવીએ, નહીં આપણે આને પ્રોત્સાહન આપીએ, તો પછી આવી સારી ફિલ્મો બનાવવાવાળા બહુ ઓછા રહેશે. અને પછી આપણે એ જ ચીલાચાલુ ફિલ્મો જોયા કરશું, અને એ જ આપણી ગુજરાતી ફિલ્મોની હિસ્ટ્રી રહેશે. પછી આવી ફિલ્મો ક્યારે બનશે? તો આવી છે અમારી ફિલ્મ કસુંબો, તો એને વધાવી लो, એને सपोर्ट करो. 16वीं फरवरी कसूंबो. बसंत पंचमी पर साकर वर्षा का अनोखा महत्व है. इसी के तहत वडोदरा के संतराम मंदिर द्वारा साकर वर्षा का आयोजन किया गया. वडोदरा के SSG हॉस्पिटल के सामने संतराम मंदिर है, जहां आज बसंत पंचमी के मौके पर महाआरती के बाद साकर वर्षा का आयोजन किया गया. साकर वर्षा का लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भाविक भक्त मौके पर उमड़ पड़े. नडियाद के संतराम मंदिर में संतराम महाराज की समाधि महोत्सव को धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है. महापूर्णिमा के दिन महाराज ने जिंदा समाधि ली थी और इस मौके पर आसमान से दिव्य साकर वर्षा हुई थी, ऐसी मान्यता है.
इसी के तहत बसंत पंचमी पर हर वर्ष परंपरा के मुताबिक संतराम मंदिर में धार्मिक आयोजनों के साथ साथ साकर वर्षा की जाती है। योगीराज श्री संतराम महाराजना श्री संतराम मंदिर वडोदराना बसंत पंचमीना दिवसे वार्षिकोत्सव उजवाय છે। સંતરામ મહારાજનો સમાધિ દિન તરીકે સંતરામ મહારાજ જ્યારે સમાધિ લીધી, જીવિત સમાધિ લીધેલી નડિયાદમાં, તે વખતે આકાશમાંથી પુષ્પવર્ષા અને સાકર વર્ષા થયેલી। તે નિમિત્તે અમારા દરેક શાખા મંદિરમાં એમના સ્થાપના દિવસે સાકર વર્ષા તથા આરતી દર્શન થાય છે અને ભક્તો દ્વારા ભોજન પ્રસાદનો લાભ લેવામાં આવે છે। આ નિમિત્તે આજુબાજુના અમારા જે ભક્તો છે તે નડિયાદ વડોદરાના અને શાખા મંદિરના સંતો અને મહંતો પણ પધારે છે અને ભક્તો પણ આવે છે। આરતી દર્શન અને સાકર વર્ષાનો અલભ્ય લાભ આ રીતે વડોદરા સંતરામ મંદિરમાં બસંત પંચમીના દિવસે વાર્ષિકોત્સવ નિમિત્તે ઉજવવામાં આવે છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।